सबसे पहले आप सबों को सुप्रभात। जानकारी में मैं दे दूं कि लक्ष्य के द्वारा आप लोगों को विगत कुछ वर्षों से सी टेट की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही थी ऑफलाइन, लेकिन अब यह फैसला किया गया है कि क्योंकि इसके पाठ्यक्रम काफ़ी विविधता मूलक है और काफ़ी लंबा चौड़ा होता है और विशेषकर महिलाओं को काफ़ी समस्याएं आती हैं 4 से 5-6 घंटे की कक्षा करने में। ऐसी स्थिति में एक विकल्प ऑनलाइन होता है, जो यदि आप क्रमबद्ध तरीके से सिस्टमेटिकली आप इसका अध्ययन करते हैं ऑनलाइन में भी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सफलता के मापदंड पे खड़े उतरेंगे। पेपर फर्स्ट सी टेट में 2 पेपर हैं। एक तो 1 to 5 के लिए है, जिसको हम पेपर फर्स्ट के रूप में देखते हैं, जिसमें CDP, एनवायरमेंटल साइंस, मैथ और लैंग्वेज पूछा जाता है। उसमें सी टेट की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं कुछ दिनों के भीतर आपके सी टेट को पूरा करूंगा। उसमें सी टेट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। भूमिका महत्वपूर्ण इसीलिए है कि 30 क्वेश्चन का संबंध तो CDP से है। ये तो 30 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, लेकिन साथ ही हर सब्जेक्ट में पेडागोगी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं, जैसे इन्वायरमेंटल साइंस में 7 से 8 क्वेश्चन जब आप CDP पढ़ते हैं तो भी काम दे देगा, उसी तरह से 7 से 8 क्वेश्चन मैथ जब पढ़िएगा तो भी काम दे देगा। लैंग्वेज भी 10-12 क्वेश्चन आपको काम दे ही देंगे। तो कुल मिला के यदि आप देखिएगा तो 50+ की भूमिका CDP के रूप में होती है। और मेरे द्वारा स्वयं के स्तर पर इसका प्रयास किया जाएगा कि आप 50-55 क्वेश्चन जो रहे, लगभग 90% क्वेश्चंस को आप बना लें। यह कंसेप्चुअल सब्जेक्ट भी है। महिला के लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि वो अपने बच्चे को बढ़ते हुए देखती है और मुख्य रूप से यह सब्जेक्ट बच्चों के विकास के मनोविज्ञान से ही जुड़ा हुआ है, उसकी सारी संरचना से ही जुड़ा हुआ है। और इसी क्रम में जो पहला चैप्टर है ग्रोथ और विकास, डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास, आप इस जानकारी में मैं इकोनॉमिक्स में भी दिया था। यदि आप इकोनॉमिक्स के टर्मों में आप कभी पढ़े होंगे या मेरी कक्षा आपने किसी जगह की होगी, तो ग्रोथ, यदि GDP में परिवर्तन होता है तो ग्रोथ, लेकिन GDP में परिवर्तन के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन होता है, इकोनॉमी में तकनीकी परिवर्तन होते हैं, तो उसको विकास के रूप में हम लोग देखते हैं। उसी तरह से मानव के लिए, बच्चों के लिए, कि बच्चों के अंगों और आकार में परिवर्तन होता है, तो उसे हम वृद्धि के रूप में देखते हैं। लेकिन बच्चों का जब बौद्धिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास भी है, तो समग्र जो विकास है, समग्र परिवर्तन जो है, उसको हम लोग विकास के रूप में देखने का प्रयास करते हैं। तो हमारी कक्षा उसी से जुड़ी हुई है कि और बेसिक क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। बेसिक क्वेश्चन जैसे एक आपको एग्जाम्पल दे देगा कि मोहन का कद काफी तेजी से बढ़ रहा है, 2 साल की तुलना में 5 साल में वो 3 फुट का हो गया। उसके हाथ भी लंबे हो गए, पैर भी लंबे हो गए, और हाथ अलमारी तक पहुंच रही है। तो इस स्थिति में जो मोहन के कद में बदलाव हो जाता है, वो क्या है? ये वृद्धि, दूसरा सीखना, तीसरा अनुकूलन, चौथा विकास। तो ये एग्जाम्पल वृद्धि से जुड़ा हुआ है। यदि मैंने कहा कि उसके कद बढ़ रहे हैं, उसके आकार बढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर यह वृद्धि का एग्जाम्पल होगा। उसी तरह से ऊंचाई और वजन में परिवर्तन हो जाना, आंतरिक अंगों के आकार में परिवर्तन हो जाना, ऊंचाई, वृद्धि, अंगों के आकार में परिवर्तन, अंगों के आकार में परिवर्तन, या
वजन में परिवर्तन या वजन में परिवर्तन, तो ये सब जो परिवर्तन है ये वृद्धि का ही उदाहरण, और यहीं से हमारी बातचीत स्टार्ट होगी। एक एग्जाम्पल आपने देखा होगा, एक बच्चा है और एक वृद्ध व्यक्ति जो वह अंतिम अवशेष पर खड़ा है। 5 अवस्था, 4 3 7 अवस्था आप इसको देख सकते हैं। ये एक छोटा सा बच्चा है जो अभी जन्म लिया है और टहलना शुरू किया है, ये अब चलने लगा है, ये अब कुछ कुछ समझने लगा है, ये समझदार हो चुका है, ये अब दुनिया के थपेड़ों को झेल रहा है, अब थपेड़ों का रिटायर हो चुका है, और ये रिटायरमेंट के बाद की 20 साल की अवस्था है। कई देश में हमारे जो लाइफ जीवन जीने की क्षमता है बहुत अधिक है। आइसलैंड में 84 साल है, जापान में लोग अधिक जीते हैं, इंडिया में भी लोग जीते हैं, अब 69 साल लगभग एवरेज आयु है। तो खैर ये तो अलग चीजें हैं, लेकिन कोई भी परिचर्चा हो तो आपके लिए महत्वपूर्ण ही होगा। इसी क्रम में अभिवृद्धि क्या होती है, ठीक है, लिखने पे बल कम दीजिए चूंकि आपका पीडीएफ चला जाए। यह एक ऐसी कक्षा है कि जिसमें आप समझने पे बल दीजिए। अभिवृद्धि क्या होती है, हमारा पहला चैप्टर सीडीपी का जो पहला चैप्टर है, सीडीपी का जो पहला चैप्टर है, वह पहला अध्याय वह अभिवृद्धि और विकासी। तो आपको ध्यान रखना होगा कि यह अभिवृद्धि क्या होती है। अभिवृद्धि है शरीर की संरचना में आकार में परिवर्तन, उसे हम वृद्धि कहते हैं। तो शरीर की संरचना और आकार में परिवर्तन, आप स्वयं जो पढ़ रहे हैं सभी लोग, वो लोग जब आए थे तो 2 फीट के थे और आज 5 फीट, 5.5 फीट, 6 फीट के हो गए। तो यही वृद्धि, शरीर की संरचना या आकार का बढ़ना वृद्धि कहलाता है। और वृद्धि का जो स्वरूप है वो हमेशा बाहरी होता है। वृद्धि का स्वरूप कैसा होता है, तो बाहरी होता है, और वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि हमेशा वो अवस्था रहेगी। देखिए अब एक वृद्धि हो गई, ये अवस्था 20 साल की, अब वृद्धि रुक जाती है और वृद्धि के बाद फिर झुकाव आता है। तो इस अवस्था के बाद पुनः झुकाव आता है। तो वृद्धि कुछ समय के लिए रुक जाती है, जैसे लंबाई और चौड़ाई रुक जाएगी, मोटाई थोड़ी बहुत बढ़ती रहती है, घटती रहती है। तो ये ध्यान रखेंगे। और वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है। उदाहरण, कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारी भार बढ़ती है, तो ये क्रमबद्ध भी नहीं होती। तो 3 बातें बड़े महत्वपूर्ण है कि शरीर के संरचनाओं में बदलाव, दूसरा एक समय के बाद लंबाई चौड़ाई रुक जाती है, और तीसरा वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं होती। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं होती है, ऐसा नहीं कि लंबाई बढ़ा तो भार भी बढ़ गया, चौड़ाई भी बढ़ गई। कभी लंबाई बढ़ेगा तो कभी चौड़ाई बढ़ेगी तो कभी भार बढ़ेगी, तो यह क्रमबद्ध भी नहीं रहती। इसे ध्यान में करके रखना है कि वृद्धि के जो वास्तविक संदर्भ है अवधारणा के रूप में, वह है शरीर की संरचना में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, स्वरूप बाहरी होता है, कुछ समय के बाद वृद्धि रुक जाती है, और तीसरा वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है। मैंने अभी कहा कि कभी लंबाई बढ़ेगी तो कभी चौड़ाई बढ़ेगी। तो इस तरह से वृद्धि की अवधारणा को आपने देखने का प्रयास किया। तो वृद्धि में ये 4 बातें यदि आप समझ जाते हैं तो कहीं कोई कठिनाई नहीं है। फिर आता है वृद्धि के बाद विकास। वृद्धि के बाद विकास किसको कहते हैं, अभी मैंने कहा ही कि आपके शरीर की संरचना, आकार, वजन, बाहरी स्वरूप में जो परिवर्तन है वो वृद्धि है, लेकिन मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक पक्ष में जो परिवर्तन आती है, परिपक्वता आती है, उसे हम विकास के रूप में देखने का प्रयास करते हैं। तो मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक पक्ष, ये सभी में परिवर्तन और परिपक्वता को हम लोग विकास की दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे। तो ये ध्यान रखिए। और इसका स्वरूप हमेशा आंतरिक और बाहरी दोनों होता है। उदाहरण, मस्तिष्क और भाषा ज्ञान। उदाहरणतः
मस्तिष्क और भाषा ज्ञान। विकास का स्वरूप में ये दोनों चीज काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलती है। बचपन से इसकी परिवर्तन शुरू होती है, सकारात्मक परिवर्तन है। विकास पॉजिटिव चेंज को कहा जाता है, ठीक है, और विनाश निगेटिव चेंज को कहा जाता है। तो विकास जीवन पर्यंत चलती है और एक निश्चित क्रम भी होता है। विकास का जैसे वृद्धि का निश्चित क्रम नहीं होता है, इसका निश्चित क्रम होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। जैसे मानसिक विकास, सामाजिक विकास जितना हम चाहेंगे उतना होगा। यदि हम मानसिक विकास नहीं चाहेंगे तो आप ज्ञान अर्जित नहीं करेंगे तो मानसिक विकास नहीं होगा। सामाजिक आइसोलेशन में रहेंगे तो स्वाभाविक है कि सामाजिक विकास नहीं होगा। तो कई तरह के संदर्भ होते हैं जहां पर उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। और एक बात ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बता रहा हूं कि वृद्धि का हम मेजरमेंट कर सकते हैं 5 फीट, 5.5 फीट, 6 फीट, लेकिन विकास का कोई मेजरमेंट नहीं होता है। विकास का कोई इसका मापन नहीं कर सकते, मापन नहीं कर सकते। जबकि विकास का मापन किया जा सकता है। जबकि विकास का मापन किया जा सकता है। विकास का मापन किया जा सकता है। तो ये तो महत्वपूर्ण बिंदु अभी आपने जानने और समझने की कोशिश की। ये जो है मानसिक विकास है। और ऐसे भी सबसे लंबी कोशिका क्या है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका ही है जिसकी इकाई न्यूरॉन होती है। और मानव मस्तिष्क के इंटेलिजेंसिया को जो कंट्रोल करता है वो सेरेब्रल हेमिस्फीयर करता है। तो ये इंटेलिजेंसिया वगैरह वो सभी विकास के उपबंध से ही जुड़े हुए हैं। याद रखिए कि विकास परिमाणात्मक भी हो सकता है और गुणात्मक भी हो सकता है। इसके नेक्स्ट पेज में हम जाएंगे तो मैंने कहा कि वृद्धि का मापन कर सकते हैं, जैसे भार है, लंबाई है। वृद्धि केवल परिमाणात्मक हो सकती है, लेकिन विकास परिमाणात्मक के साथ साथ क्या हो सकती है? हम उसमें परिमाण भी माप सकते हैं, गुणात्मक भी मान सकते हैं। तो परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी हो सकती है। तो ये ध्यान रखिए। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी शरीर की वृद्धि हो गई तो आपके मानसिक विकास हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है। जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु यह जरूरी नहीं है कि मोटा होने से उसके क्रियात्मक विकास भी बढ़े। विकास हम सीधे मापन नहीं कर सकते हैं। हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते। हम केवल मानसिक विकास का ही मापन कर सकते हैं। बुद्धि लब्धांक एक थ्योरी भी पढ़िएगा आगे चलकर कि किस वर्ष में कितने IQ होते हैं। तो मैं यदि मापना चाहूंगा तो थोड़ा सा मानसिक विकास को ही माप सकता हूं, ठीक है। जबकि विकास क्या है? विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों है। विकास वृद्धि के बिना संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता है। और एक ईरा है, ईरा सिंघल, डॉक्टर IS, वो बहुत छोटी है, 3 फीट की है, लेकिन IS है। मतलब साफ है कि उसका मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास उस रूप में है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। और यह ध्यान रखने की चीज है कि विकास में जो परिपक्वता है, मैच्योरिटी जिसको हम लोग कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैच्योरिटी का
जो संबंध है वह जेनेटिक्स से। कई बार आप देखेंगे कि माता पिता, जैसे क्यूरी का परिवार, क्यूरी के परिवार में सभी लोग साइंटिस्ट हैं, सभी लोग नोबेल पुरस्कार विजेता है, जेनेटिकल भी मिलता है। और एक बच्चे में मैच्योरिटी पर्यावरण से भी आती है। बायोलॉजी में दो कंसेप्ट है, यूजेनिक्स और यूथेनिक्स। यूथेनिक्स, ये यूजेनिक्स है, ये यूजेनिक्स में जब भी जीन है तो जेनेटिकल है, मतलब जेनेटिकल डेवलपमेंट, जेनेटिक्स से ही डेवलपमेंट है। जबकि यूथेनिक्स, ये विकास में पर्यावरण का बड़ा प्रभाव होता है, पर्यावरण का प्रभाव, इस विकास में पर्यावरण का बड़ा प्रभाव होता है और इस विकास में जीन का। लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि आर्किमिडीज का बेटा आर्किमिडीज ही हो जाए। यदि पर्यावरण ठीक नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि वो दिग्भ्रमित हो जाए। और यह भी कोई जरूरी नहीं है कि उंगली मार डाकू का बेटा उंगली मार डाकू ही हो। उसको पर्यावरण यदि आर्किमिडीज के परिवार में मिल जाए या अच्छा एनवायरमेंट मिल जाए कहीं पर तो चेंज हो जाए। नहीं, चंबल में सभी लोग डाकू ही नहीं होते, चंबल में साइंटिस्ट भी होते हैं, चंबल में बड़े बड़े अधिकारी भी हैं जो बाहरी दुनिया से प्रवेश पा गए, इंटरेक्शन हो गया, उनकी मानसिक, उनकी बौद्धिक, उनकी नैतिक, उनके सामाजिक जो परिवर्तन है वह दृष्टिगोचर हो जाता है और इसके बाद वो अपने जीवन को सफल बनाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। वह आपका डेवलपमेंट, विकास में क्रम होता है। विकास परिमाणात्मक गुणात्मक दोनों हो सकता है, ठीक है कि नहीं। विकास में परिवर्तन बौद्धिक परिवर्तन से जुड़ा हुआ है, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक से जुड़ा हुआ है, यांत्रिक बाहरी दोनों हो सकता है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, उसकी एक निश्चित क्रम है। तो ये सब विकास की महत्वपूर्ण अवधारणा। और बीच में यदि मैंने कुछ बायोलॉजी के शब्द बोले हैं तो उसे भी याद रखिएगा। यूजेनिक्स, यूथेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। या न्यूरॉन्स मैंने बोला है तो वह भी ध्यान रखिएगा, कब कहाँ कौन से तथ्य आपके समक्ष प्रकट हो जाए कोई नहीं जानता है। अब जहां तक विकास के आयाम के संदर्भ, तो विकास बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है और मल्टी डायरेक्शनल भी होता है। विकास मल्टी डायमेंशनल के साथ साथ मल्टी डायरेक्शनल भी होता है। जैसे शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, तथ्यात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट। अब ये फिजिकल डेवलपमेंट और मोटर डेवलपमेंट क्या है? मोटर डेवलपमेंट का संबंध होता है मसल से, हड्डी से, ठीक है कि नहीं। और शारीरिक विकास में हम लंबाई चौड़ाई को देखते हैं। तो मोटर विकास यह एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से ही जुड़ा है, जो मसल्स, हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित है। गमक विकास में बालकों के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषय को शामिल किया गया है। इसे दो भागों में बांटकर हम लोग देखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। तो सबसे पहले विकास के आयाम को जानना है कि विकास के आयाम क्या है। तो विकास बहुआयामी है और बहुआयामी के साथ साथ बहुत दिशात्मक भी है, मल्टी डायरेक्शन भी है। दो महत्वपूर्ण है, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, और गत्यात्मक विकास, और जिसका संबंध है हड्डी और मसल से। और इसी क्रम में मैंने कहा कि गमक विकास में बच्चों के घूमने, दौड़ने, खेलने, कूदने आदि समय विषय को शामिल किया जाता है। ये दो भागों में बटे हुए। एक भाग आपका है और वह है फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल, और दूसरा भाग है वह है ग्रॉस मोटर स्किल। इस दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या है? फाइन मोटर स्किल में मसल्स का उपयोग कम किया जाता है। फाइन मोटर स्किल में मोटर का, मसल्स का इस्तेमाल कम है। जैसे देखिए, बच्चा खेल रहा है, पेंटिंग बना रहा है, कुछ गाल पे भी पेंटिंग बना लिया, पेपर कटिंग कर रहा है, ठीक है,
सैंडविच बना रहा है, चपाती तोड़ रहा है। तो ये सब जो एक्टिविटी है वो फाइन मोटर स्किल में, सामने आपके हैं एग्जाम्पल, इसमें मसल्स का उपयोग कम होता है। याद रखिएगा, मानव शरीर में 639 मसल्स है, मानव शरीर में 639 मसल्स है, और मसल्स के अध्ययन को सार्कोलॉजी कहते हैं। और मसल्स के अध्ययन को सार्कोलॉजी कहते हैं। तो ये जो राइटिंग, कलरिंग, कटिंग, ब्रेकिंग, ये सारे जो भाग हैं, इसका संबंध है फाइन मोटर स्किल से। और दूसरा है ग्रॉस मोटर स्किल, इसमें मसल्स का ज्यादा यूज होता है, इसमें मसल्स का ज्यादा उपयोग होता है। जैसे स्विमिंग करता है बच्चा, जंप करता है बच्चा, दौड़ता है बच्चा, ठीक है कि नहीं। तो ये इन सबों में जो मसल्स हैं उसका उपयोग हम अधिक करते हैं। तो फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर में अंतर समझ में आ गई कि फाइन मोटर में मसल्स का उपयोग कम होता है। जैसे बच्चा कटिंग कर रहा है, चित्र बना रहा है, तो मसल्स का उपयोग नहीं। लेकिन दौड़ रहा है, जंप कर रहा है, स्विम कर रहा है, तो उसमें बच्चे का मसल्स का, हॉर्स राइडिंग कर रहा है तो उसमें बच्चे का जो ग्रॉस मोटर स्किल्स के तहत आएगा, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से अन्य विकास में मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास है, सामाजिक विकास है, इमोशनल डेवलपमेंट है जिसको सामूहिक विकास कहते हैं, नैतिक विकास है, ठीक है कि नहीं। तो लैंग्वेज का विकास है, भाषा का विकास है। कुछ बच्चे काफी कम उम्र में ही बहुत सारी जो भाषा है उसको सीख लेते हैं। अच्छे अच्छे पब्लिक स्कूल्स वगैरह में इंग्लिश, हिंदी तो पढ़ाई जाती है, संस्कृत और फ्रेंच या एक अन्य विदेशी भाषा भी पढ़ाई जाती है। हमारी त्रिभाषा फॉर्मूला के तहत भी हम लोग 3 भाषा बच्चों को पढ़ाते थे, और एक सर्टेन टाइम में बच्चे भाषा सीख भी लेते हैं। आप मिथिला के हैं, आप भोजपुर के हैं, आप पूर्वांचल के हैं, बुंदेलखंड के हैं, लेकिन अमेरिका में जन्म होगा तो बुंदेली और पूर्वांचली और मैथिली और भोजपुरी नहीं बोल पाए। आप अंग्रेजी में ही, आपका चूंकि लालन पालन हुआ है तो आप अंग्रेजी में ही अपनी बातचीत की शुरुआत करेंगे माँ से। तो वो जो भाषा का विकास है वो बचपन में किस परिवेश में आप रहते हैं उस पर डिपेंड करता है। हम लोगों ने कभी भी मैथिली नहीं सीखी, पढ़ी नहीं, लेकिन परिवेश ने मैथिली बता दिया, समझा दिया, और मैथिली की अच्छी खासी जानकारी भी हो गई। संपूर्णता की दावा करना किसी भी सब्जेक्ट में बेमानी होती है, कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं हो सकता, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि विकास के कई आयाम हैं, उसमें शारीरिक विकास और गत्यात्मक विकास, और उसी क्रम में हमने 2 स्किल की चर्चा की, एक फाइन मोटर स्किल और दूसरा ग्रॉस मोटर स्किल। तीसरा विकास मानसिक संज्ञानात्मक विकास है, ठीक है। और इसमें संज्ञानात्मक विकास में 14 पक्ष आते हैं। इसके अलावा सामाजिक विकास है, सामूहिक विकास है, इमोशनल डेवलपमेंट है, नैतिक विकास और भाषा का विकास है। तो ये सारे विकास को फिर हम लोग अगली कक्षा में इसका विस्तार से विवरणी प्रस्तुत करेंगे। आपके समक्ष मैं फिलहाल इस बात की जानकारी दे दूं कि मानसिक विकास मतलब बौद्धिक परिवर्तन, IQ, इंटेलिजेंसिया, इन सब का सीधा संबंध है। अगले दिन हमारी इसी विकास के अवधारणा को स्पष्ट करते हुए और बाल विकास के जो सिद्धांत, बाल विकास के सिद्धांत की कड़ी में हम लोग समान प्रतिमान के सिद्धांत को पढ़ेंगे, विकास के दिशा का सिद्धांत को पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता के सिद्धांत को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। सामान्य से विशिष्ट क्रिया की ओर जो जाता है बच्चा, वो भी एक सिद्धांत है, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। जैसे उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, ये सामान्य से विशिष्ट के में जाता है। पूर्वानुमान का सिद्धांत है बहुत इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, क्योंकि विकास पूर्वानुमान होता है और क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज्यादा होगा।
इसके अलावा एकीकरण का सिद्धांत है, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट की कड़ी में व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। और व्यक्तिगत भिन्नता में किसी भी विकास की गति तेज तो किसी में कम हो सकता है। किसी बच्चे में, जो हेल्दी बच्चा है, वो बच्चा कहीं ज़्यादा ग्रॉस करेगा बीमार बच्चे की तुलना में। और बच्चों का विकास जो इंडिविजुअल लेवल पे जो डिपेंड करता है, उसमें हेरिडिटी माने पर्यावरण और आनुवांशिकता की पारस्परिक भूमिका होती है। इस बात को भी ध्यान रखना है कि दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस पैदा होते हैं। व्यक्ति की, बच्चों की जो इंटेलिजेंसिया है, मोटिवेशन है, इंटरेस्ट है, ठीक है, वो सब अलग अलग होते हैं। तो इन सबको भी हम लोग को देखना चाहिए। और एक अनिरंतरता के भी सिद्धांत हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अनिरंतरता। उसमें विकास के प्रोसेस के दौरान उभरने वाले जो नए तरीके हैं जो संसार को समझने में मदद करता है, वही विकास की अनिरंतरता को दर्शाता है। कि जब बच्चे विकास करते रहते हैं तो नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करेगा, वो अनिरंतरता का है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट, हिंदी में वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। विकास कभी भी रेखीय नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब वो कभी भी विकास सीधी रेखा में गमन नहीं करता है। कभी उसकी गति बहुत धीमी होगी तो कभी उसकी गति बहुत तेज होगी। और फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट है। इंटर डेवलपमेंट की कड़ी में शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक और अन्य प्रकार के विकास एक दूसरे से संबंधित होते। याद रखिए कि विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधता भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट होती है। इन्हीं सब सिद्धांतों को लेकर मैं अगली कक्षा में आपके समक्ष आऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आज की यह पहली कक्षा जो सीडीपी की कक्षा थी वो आपको अच्छी लगेगी, और इसका पीडीएफ को भी मैं भेज दूंगा, जिससे कि आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे और इसका पीडीएफ निकाल करके आप जोड़ लेंगे। तो इस तरह से आगे बढ़ने का आपको अवसर रहेगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।